नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ। बहुत दिनों बाद आया हूँ, लेकिन आने की वजह बहुत ही वाजिब था। बात किसानों की हो रही है। आज भारत बंद है, 8 दिसंबर है, और किसानों के समर्थन में मैं संपूर्ण रूप से तन मन धन से किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, खुद किसान हूँ, तो मुझे तो करना ही है। दोस्तों, जो ये कानून इन्होंने बनाया था और ये आज दावा कर रहे हैं कि किसानों का बहुत भला होगा, और किसान बोल रहे हैं जी हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमारा भला मत करो, हम जैसे हैं वैसे ही रहने दो, हमारा भला करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप भला करोगे तो हमारा क्या होगा हम जानते हैं। वो इसलिए कह रहा है। और किसानों को क्यों नहीं भरोसा हो रहा है, ये मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियोज़ डाले हैं, इससे पहले भी, किसानों को लेकर के, खेती को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के। आज मैं थोड़ी उन सब चीज़ों पर थोड़ा रखना चाहूँगा अपने व्यूज़, और आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि ये काले कानून किस तरह से किसानों के खिलाफ़ है। और नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे और तब से लेकर अब तक किसानों के लिए उन्होंने क्या किया है, ठीक है। और इनके खुद के नेताओं के जो आवाज़ है उसमें इतना कंट्राडिक्शन, इतना मत भिन्नता क्यों है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उन 3 कृषि कानून की जो इन्होंने लाया। दोस्तों, लॉकडाउन था, सारे धंधा चौपट था, सब कुछ बंद था। जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी, जो जीडीपी ग्रोथ, पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया है, -23%, -24% के लगभग था। सिर्फ एक ही सेक्टर खेती था जो +3 पॉइंट समथिंग, 3.5% के लगभग प्लस में था। बाकी कोई भी सेक्टर कोई भी ग्रोथ नहीं थी, किसी में डिग्रोथ में जा रहा था। किसी भी किसान संगठन से, किसी भी किसान से, किसी भी विपक्षी दल से कोई भी सहमति नहीं ली गई, कोई भी चर्चा नहीं की गई, और ये ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया लॉकडाउन में बैठे बैठे अपने कुछ पूंजीपति मित्रों से मिलके। पूंजीपति मित्रों को भी लगा कि सारे धंधे बंद हो सकते हैं, सारे काम बंद हो सकते हैं, पेट्रोल बिकना बंद हो सकता है, प्लेन उड़ना बंद हो सकता है, सारी बंद हो सकता है, लेकिन खेती और किसानी बंद नहीं हो सकता। रोटी गूगल से डाउनलोड करके नहीं खाया जा सकता है। रोटी खाने के लिए खेत में गेहूं उगाना ही पड़ेगा, और ये एक ऐसा धंधा है जो कभी बंद नहीं होगा। तो इसको कब्जा कैसे किया जाए, तो इसी सब को मद्देनज़र रखते हुए इनके लोगों ने वो ड्राफ्ट तैयार किया, और आनन फानन में आप लोगों ने देखा होगा, राज्यसभा में इन लोगों ने ध्वनि मत से उसको पारित करवा दिया, जबकि वोटिंग होनी चाहिए थी, सेलेक्ट कमेटी के पास जाना चाहिए था। कुछ भी नहीं हुआ, और राज्यसभा में पास भी नहीं हुआ था। वो बिल राष्ट्रपति के पास पहुंच गया था, तब तक उस पर साइन भी हो चुकी थी। तो इतनी जल्दबाजी किस बात की थी, चोर के दाढ़ी में तिनका। तभी तो इन्होंने इतनी जल्दबाजी करी इस कानून को पास करवाने के लिए। अब दोस्तों, मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालूंगा, ये तीनों कानून क्या है। एक तो है आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020, जिसमें पहले क्या था कि जो आवश्यक वस्तु है, इसेंशियल कमोडिटी, उसका कोई भी भंडारण नहीं कर सकता था एक क्षमता से अधिक। तो उससे क्या होता था कि उस फसल, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, या चावल है, गेहूं है, तिलहन है, उसका कोई अपने एक मात्रा है, उस मात्रा से अधिक भंडारण नहीं कर सकता था कोई व्यापारी। तो खुले मार्केट में वो आसानी से मिलता है, तो उसकी कीमतें कम रहती है, तो लोग, गरीब वगैरह, सबको भी अपना आराम से, आसानी से मिल जाता है खाने को। अब इस अधिनियम को इन्होंने ख़त्म कर दिया। इन्होंने संशोधन करके ये कानून बना दिया कि व्यापारी जो चाहे, जितना चाहे भंडारण कर सकता है। इसमें विरोध क्या है? विरोध इसमें यही है कि व्यापारी ऐसे व्यापारी हैं, ऐसे पैसे पूंजीपति लोग हैं कि पूरे देश का अनाज एक बार में खरीद के वो भंडारण कर लेगा, और जब लगेगा कि चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, मान लो 10 रुपये किलो को कोई खरीद के उसने भंडारण कर लिया, जब चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है तो वो बाहर लाएगा, उसको 40 रुपये 50 रुपये बेचेगा। अभी आप देख ही रहे हैं, नया आलू भी आ गया है, पुराने आलू भी हैं, आलू की कोई कमी नहीं है, लेकिन मार्केट में अभी भी आलू की कीमत 40 से 50 रुपये है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। तो किसान का यही कहना है कि ये नियम आप इसको हटाओ, क्योंकि इससे व्यापारियों का, खेत से लेकर के मंडी से लेकर के हर जगह पे व्यापारियों का कब्जा हो जाएगा, ठीक।
दूसरा कानून है एपीएमसी। एपीएमसी मतलब उसको साधारण भाषा में आप कह सकते हैं मंडी व्यवस्था। तो मंडी व्यवस्था में क्या होता था कि वहाँ पे लाखों लोग काम करते हैं। अड़हातिया जिसको ये लोग बिचौलिया कहते हैं, वो दरअसल बिचौलिया नहीं है, वो किसानों का एटीएम कार्ड है। किसानों को जब ज़रूरत होती है अड़हातिया से पैसा ले लेता है, अगली फसल आती है तो बेच के वो पैसा दे देता है। तो एक तरह के एटीएम मशीन है अड़हातिया। वहाँ पे बहुत सारे लोग रोज़गार पाए हुए हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, तौलने वाले हैं, अड़हातिये हैं, मुनीम है, बहुत सारे लोग हैं, लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं। तो अगर मंडी व्यवस्था ख़त्म होती है तो इन सारों लोगों के रोज़गार का क्या होगा? ये सब लोग भूखे मरेंगे। पहले से ही बेरोज़गारी इतनी है और ऊपर से और ये बेरोज़गारी, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो ये तो हो गया मंडी व्यवस्था। दूसरी बात है कि एमएसपी, ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी आपको देंगे, एमएसपी हम बंद नहीं करेंगे। किसानों की मांग है कि आप एमएसपी हमें देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें देंगे। तो आप उसको एक लाइन लिखित में क्यों नहीं उस कानून में जोड़ देते कि अगर कोई भी व्यक्ति एमएसपी से कम पे खरीदता है तो उसको दंड मिलेगा और आर्थिक दंड भी साथ में दिया जा सकता है। तो ये एक लाइन उस कानून में जोड़ दीजिए, वेल एंड गुड, ठीक है। तीसरा जो कानून है, काला कानून, जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे तो देंगे किसानों खेत को, और उसमें मान लो कोई फसल, कुछ अब बात हो गई कि इतने पे हम किलो या इतने पे क्विंटल लेंगे, लेकिन कल के डेट में जब लेने का टाइम आएगा उस टाइम पे बोलेंगे नहीं आपका ये गेहूँ थोड़ा काला पड़ गया है, ये है वो है, इस रेट पे हम नहीं लेंगे, तब क्या होगा? तो केस करिए। केस कहाँ कर सकते हैं? पहले इस तरह का कोई नियम नहीं था। पहले था कि आप थाने में भी केस कर सकते हैं और सीधे कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब क्या हो गया, आप एसडीएम के चक्कर लगाइए, एसडीएम नहीं मानता है, फिर डीएम के चक्कर लगाइए, डीएम भी नहीं मानता है, तब आप कोर्ट जा सकते हैं। दोनों जगह से ये बात हो जाएगी कि नहीं, आपका यहाँ पे फैसला नहीं होगा, तब आप जाके कोर्ट में फैसला कर सकते हैं। अब कोर्ट में जाएगा, व्यापारी के पास पैसा है, वो तो वकीलों की लाइन खड़ी कर देगा, लेकिन किसान क्या करेगा? छोटे छोटे किसान हैं, वो एसडीएम डीएम के चक्कर लगाएगा, कोर्ट के चक्कर लगाएगा, वकीलों के पैसे देगा या अपनी खेती करेगा, अपने बच्चों को पालेगा। तो ये तीनों नियम किसानों पर थोपा गया है बिना किसानों के सहमति के। इन्होंने कानून बनाए तो किसानों को बुला लेते, किसान संगठन के कुछ नेताओं को बुला लेते, विपक्षी पार्टी को बुला लेते, सर्वदल बैठक कर लेते और बहस कर लेते। और जो आज कर रहे हैं आप, पिछले 3 दिन 4 दिन आप मीटिंग कर चुके हैं, कोई हल नहीं निकल रहा है। ये मीटिंग आप कानून बनाने से पहले कर लेते। इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि कानून पास कराने की? तो कहीं ना कहीं आपके मन में चोट था और यही डर किसानों को है। अब मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं दोस्तों, मैं चलता हूं गुजरात। लगभग 2001 में नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री बने थे। अब गुजरात मॉडल क्या है, गुजरात मॉडल में किसानों की क्या हालत है वो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। 2001 में बने थे, 2002 में दंगा हो गया, 2003 से गिन लेते हैं, 2003 से लेकर 2013 तक वो मुख्यमंत्री थे, 2014 में प्रधानमंत्री हुए। तो 10 साल का मैं लेता हूँ। 10 साल में जो क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि गुजरात में लगभग 6,500 से 7,000 किसानों ने आत्महत्या करी। गुजरात सरकार से ये बात पूछी गई कि कितने लोगों ने आत्महत्या करी, तो गुजरात सरकार ने कहा कि सिर्फ 1 लोगों ने आत्महत्या करी है। बारिश नहीं हुई थी, उसका फसल बर्बाद हो गया तो उसने सुसाइड कर लिया, हमने उसको मुआवजा दिया। बस 1 किसान है जिसने आत्महत्या करी है इस पूरे 10 साल के दौरान, ये सरकार का दावा है। जबकि क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि कम से कम 6,500 से 7,000 लोगों ने आत्महत्या करी है। गुजरात पुलिस का दावा है कि 650 से 700 लोगों ने आत्महत्या करी है। अब बात आते हैं केंद्र सरकार पे। केंद्र सरकार की जो कृषि मंत्रालय है वो भी कहती थी कि इस 10 साल के दौरान में 650 से 700 लोगों ने सुसाइड किया। आईटीआई के द्वारा इसकी बात की पूछा गया तो आरटीआई में भी यही जानकारी दी गई कि 650 से 700 लोगों ने सुसाइड किया। अब फिर क्राइम ब्यूरो ने दोबारा केंद्र सरकार से पूछा कि कितने लोगों ने आत्महत्या करी है, तो उन्होंने कहा कि 2,500 से 3,000 लोगों ने आत्महत्या की। तो कितना कंट्राडिक्टरी है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग रिपोर्ट है उनके पास, किसी के पास कोई डाटा नहीं है। जबकि क्राइम ब्यूरो कह रही है 6,500 से 7,000 लोगों ने, वो भी सरकारी आंकड़ा है, क्राइम ब्यूरो भी सरकारी वो है, संवैधानिक है। तो उन्होंने कहा कि 6,500 से 7,000 लोगों ने सुसाइड करी है। दोस्तों, करीब गुजरात में लगभग 25 से 30 डैम बने हुए हैं। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि 2001 के बाद कोई डैम नहीं बनी है, कोई एक भी डैम नहीं बनी है।
सौराष्ट्र के इलाके में जाकर के 3-4 जगह मोदी जी ने नारियल फोड़ा भी, लेकिन डैम नहीं बनी आज तक। वो फूटे हुए नारियल से नारियल का पेड़ निकल गया, लेकिन डैम का कहीं अता पता नहीं है। जितनी भी डैम बनी है 2084-89 से पहले बनी है, जो भी 25-30 डैम बने हुए हैं। अब मैं आता हूँ, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बोले हैं कि हम वादा कर रहे हैं हम देंगे, तो आपके वादे पे हम क्यों भरोसा करें? किसान कोई भी क्यों भरोसा करे? 2013 में जो सौराष्ट्र इलाके के किसान लोग हैं वहाँ पे गए, किसानों ने कहा कि हमारे जो कपास उगते हैं उनकी कीमत नहीं मिल पाती हमें। दोस्तों, आज के डेट में तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपकी MSP हम दुगुनी कर देंगे। ठीक, लोगों ने वोट दे दिया, जिता दिया। आज 7 साल हो गए और आपको ये जान कर के हैरानी होगी और दुख होगा कि आज के डेट में जो कपास की कीमत है, MSP है, वो 5,500 है, लेकिन कपास की कीमत वहाँ पर 2,500 से 3,000 रुपये से ज़्यादा किसी को नहीं मिल पाता है। तो लोग नरेंद्र मोदी जी की बातों पर क्यों भरोसा करें? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा। 7 साल हो गए, 14 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, मिली नहीं मिली। हुआ क्या? उल्टा 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरियां चली गई है इस 7 साल में। इन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, एक भी स्मार्ट सिटी बन के तैयार हो तो आप मुझे बता दीजिए। इन्होंने बुलेट ट्रेन बनाया, बुलेट ट्रेन 7 साल हो गए, कोई अता पता नहीं है। गुजरात के इलेक्शन के समय इन्होंने सी प्लेन चलाया, क्या वो सी प्लेन आज चल रहा है? नहीं चल रहा है। ऐसे बहुत सारे वादे हैं। उन्होंने कहा था 100 दिन में काला धन लाऊंगा, 100 दिन के अंदर मैं अगर काला धन नहीं लाया तो मुझे आप फांसी चढ़ा देना। क्या काला धन आ गया विदेशों से? नहीं आया। तो मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप कौन से चौराहे पे आके फांसी खाना चाहेंगे, आप डिसाइड कर लीजिए। 7 साल हो गए, आपने 100 दिन बोला था। नोटबंदी किया, नोटबंदी नहीं था, वो नोट बदली था। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 5 साल के अंदर में विश्व की सबसे अमीर पार्टी बन गई। इनके नेताओं ने बोरे भर के नोट बदली करी बैंकों में। लाइन में कौन लगा? गरीब मजदूर, 100 से ऊपर लोग मर गए। क्या मिला? इन्होंने कहा आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा? नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। क्या हो गया? काला धन खत्म हो जाएगा। क्या हो गया? नहीं हुआ। इन्होंने कहा 60 दिन का समय दीजिए, अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई तो आप मुझे जिस चौराहे पर बुलाओगे आप बुला लेना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी, आप कौन से चौराहे पे आना पसंद करोगे? देश की जनता आपका इंतजार कर रही है। तो इन्होंने कोई भी वादा किया था वो पूरा नहीं किया। किसानों से वादा किया इन्होंने। गुजरात में 10, 12, 13 साल मुख्यमंत्री रहे। किसानों की दुर्दशा क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब और भी कंट्राडिक्टरी इनके खुद के नेताओं में क्या है वो मैं बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि अब देश के किसान किसी भी कोने में जाके अपने फसल बेच सकते हैं, उसको उचित कीमत वो ले सकते हैं। दोस्तों, ये पहले से नियम था। नहीं तो नासिक का प्याज हमारे पास कैसे आ जाता है, कीनू कैसे आ जाता है, कश्मीर का सेब हमारे पास कैसे आता है। किसानों को ये छूट है कि वो पहले से ही ये छूट है कि वो कहीं भी जाके बेच सकता है अपने फसल को, उस पर कोई रोक नहीं है। अब मैं अभी हाल फिलहाल के इनके 2 मुख्यमंत्रियों का वक्तव्य बताना चाहता हूँ। अभी एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने कहा कि हमारे अगल बगल के राज्यों से मध्य प्रदेश के मंडी में आके बाहर के लोग अपना अनाज बेचते हैं, उनका हम ट्रक जब्त कर लेंगे और अरेस्ट कर लेंगे। और लगभग 2-4 लोगों को अरेस्ट कर भी चुके हैं वो। तो खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप कहीं भी जाके बेच सकते हैं, और इनके खुद के मुख्यमंत्री वहाँ गए हुए किसानों को अरेस्ट कर लेते हैं, उनका सामान जब्त कर लेते हैं। अब दूसरे मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने भी यही बयान दिया कि राजस्थान से लोग सस्ते में बाजरा खरीद के और हरियाणा के मंडियों में आके बेचते हैं, हम उनको यहाँ पे नहीं बेचने देंगे, और अगर आएंगे तो हम उनका सामान जब्त करेंगे और अरेस्ट कर लेंगे। तो खुद इन्हीं के पार्टी के देश के प्रधानमंत्री कुछ और कर रहे हैं, और इन्हीं के पार्टी के जो मुख्यमंत्री है वो उस बात को झुठला रहा है। तो कैसे किसान इस पर भरोसा कर ले? भरोसा करने लायक कोई बात ही नहीं है। और पिछले 7 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया इन्होंने
जिससे लोग इन पे भरोसा करें। आज बेरोजगारी सबसे चरम पे है, भुखमरी चरम पे है, आप लोगों के सामने है। तो इन्हीं सब को देखते हुए किसान 2 महीना तक पंजाब में रेल की पटरियों पे और कहाँ कहाँ हड़ताल पे बैठे हुए थे। उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, किसी ने उनसे बात करने की कोशिश नहीं करी। तो 2 महीना से वहाँ बैठे बैठे किसान फिर यहाँ आ गए दिल्ली कि चलो अब दिल्ली चलते हैं, वहीं जाके बात हो सकती है, यहाँ तो हमें कोई पूछने भी नहीं आता। तो क्या गलत किया उन्होंने? अब उसको खालिस्तानी बोल रहे हो, कोई मतलब छात्र आंदोलन करे नक्सलवादी है, मुस्लिम कोई आंदोलन करे ये पाकिस्तानी है, और किसान आ जाए हरियाणा और पंजाब से तो ये खालिस्तानी है। आप नैरेटिव सेट कर रहे हो। किसी को भी देशद्रोही बता दो, सिर्फ आप देशभक्त हो इस देश में, बाकी सब देशद्रोही है। अब मैं बात करता हूँ किसानों की आमदनी पे। दोस्तों, जो हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं सबसे समृद्ध किसान हैं। आज उनकी जो मासिक आय है लगभग 18,000 साढ़े 18,000 के लगभग सालाना, वो 2,16,000 17,000 या 2,20,000 के लगभग वो सालाना कमाते हैं। सबसे समृद्ध किसान है वो, 18,000 रुपये महीने उनकी आमदनी है। जो औसत देश का जो औसत है वो है, और छोटे छोटे जो राज्यों में औसत है वो केवल 6,000 रुपये सालाना वो कमाते हैं, और साल के 70 से 72,000 रुपये। तो किसानों की दुर्दशा क्यों है आप लोग समझ गए। बिहार में 2006 से मंडी व्यवस्था ख़त्म कर दी है, और बिहार में सिर्फ 1% किसानों का अनाज जो है MSP पे बिकता है, बाकी 99% किसानों को MSP नहीं मिलता है। आज के डेट में धान की कीमत 1800-1900 रुपये के लगभग MSP है, लेकिन बिहार के किसान 1000 रुपये में अपना धान बेचने को मजबूर है, और बाकी फसलों सबका वही हाल है। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध विनती है आप लोगों से कि इस भारत बंद को सफल करिए, समर्थन दीजिए, बोलिए। नहीं बोल सकते हैं तो लिखिए, नहीं लिख सकते हैं तो जो लिख रहे हैं उनका समर्थन करिए, किसी न किसी रूप में समर्थन करिए। किसान हैं, जो किसान के बेटे हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, उन सब से आग्रह है मेरा कि आप लोग इस किसान आंदोलन का समर्थन करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत।